राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है गुल्म रोग। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं हम? गुल्म रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गुल्म रोग होता क्या है, कैसे उसका क्या व्याधि परिचय है, निरुक्ति सॉरी निरुक्ति वगैरह ये देखने वाले। ठीक है, तो व्याधि परिचय देखो। आचार्य सुश्रुत ने गुल्म को पहली बात तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब मॉडर्न में पेनफुल लम्प्स कहते हैं, इंग्लिश नहीं, मॉडर्न व्यू से इसे पेनफुल लम्प्स कहते हैं। ठीक है, PAINFUL पेनफुल लम्प्स LUMP। ठीक है, उसके बाद व्याधि परिचय क्या है इसका। आचार्य सुश्रुत ने गुल्म व्याधि को संचारी अर्थात घटने बढ़ने वाला तथा चया उपचयवान माना है। जिस प्रकार लता समूह एकत्र होकर गुल्म संज्ञा को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जब वायु पिंडित होने पर स्पर्श से ज्ञात देने के कारण गुल्म संज्ञा से जानी जाती है। गुल्म व्याधि में प्रधानता वात दोष दृष्टि होती है एवं पित्त तथा कफ दोनों का वात दोष के साथ अनुबंधन होता है। प्रधान क्या है इसमें? वात दोष प्रधान है। आचार्य सुश्रुत गुल्म को अपाकी मानते हैं, परंतु आचार्य चरक ने पित्तज गुल्म का पाक होना बताया है तथा उसकी आम, पच्यमान तथा पक्व इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया है। रक्त गुल्म केवल स्त्रियों में होता है। निरुक्ति देखो। गुड़ रक्षयाम या गुड़ वेश तने। ठीक है, धातु से मक प्रत्यय करने पर गुल्म शब्द की उत्पत्ति होती है। वायु का पिंडित होना या संघात होना गुल्म कहलाता है। आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार विंगुटित वायु होने से अथवा गूढ़ मूलकांदी के सदृश होकर इसकी उत्पत्ति होती है। यह गुल्म के समान अथवा गाढ़ जैसी प्रतीति होने के कारण सॉरी इस रोग को गुल्म संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य चरक संहिता में निदान स्थान चैप्टर 3 में इसका वर्णन किया है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 5 में इसका वर्णन किया गया है। गुल्म व्याधि के स्थान आचार्य चरक तथा आचार्य माधवगर ने गुल्म व्याधि के 5 स्थान मुख्यतः बताए गए। कौन कौन से? पहला हृदय, नाभि, दोनों पार्श्व और बस्ती हो गया। कहाँ कहाँ होता है आपका? हृदय में होता है, नाभि में होता है, दोनों पार्श्व यानी कि पैरों में होगा और बस्ती प्रदेश में होगा। ठीक है, बात का स्थान ही नीचे होता है, तो नीचे से जब वो ऊपर की ओर जाती है तो हृदय प्रदेश हो गया, नाभि हो गया आपका, और कौन सा हो गया? दोनों पार्श्व हो गए आपके और बस्ती हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? समान निदान। पहले निदान देखो, निदान क्या है इसके? निदान है मल, कफ तथा पित्त का अत्यधिक मात्रा में निष्कासन। मल, कफ एवं पित्त के अधिक वृद्ध होने के कारण, अत्यधिक पीड़ा होने के कारण, वेगा अवरोध, अब्राहा आघात के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण, रूख स्तनपान का अत्यधिक सेवन, शोक, पंचकर्म की व्यापित होना, शारीरिक चेष्टाओं का विषम रूप से होना। ठीक है, विषम रूप से होना। नेक्स्ट क्या है आपका? संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति क्या है? निदानों के अत्यधिक सेवन से प्रकोपित वायु वो पित्त तथा कफ को उभाड़ कर दोषों को उनके स्थान से निकालकर अपने दोनों दोषों के द्वारा अपने मार्ग को रोक देती है और मार्ग के बंद हो जाने पर वायु स्वयं अध प्रदेश में नहीं जाती, किंतु जिसके कारण हृदय, बस्ती, नाभि तथा मतलब बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण क्या होता है? हृदय, बस्ती, नाभि दोनों पार्श्व व शूल में उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है? विशिष्ट संप्राप्ति। ठीक है, विशिष्ट संप्राप्ति क्या है इसकी? के निदानों का हमने सेवन किया, उसके बाद क्या हुआ? वात का संशय, प्रकोप और प्रशम हुआ। उसके बाद क्या हुआ? संशय और प्रकोप हुआ, प्रशम नहीं, संशय और प्रकोप हुआ। कफ और पित्त की दृष्टि हुई, कफ और पित्त का स्थान से निर्गमन हुआ, मतलब चले वो। फिर क्या हुआ? मार्ग अवरोध हुआ, वात ने क्या कर दिया? मार्ग अवरोध कर दिया। फिर कुपित वायु क्या हुई? कुपित वायु का ऊर्ध्व गमन हुआ। ठीक है, पार्श्व में, हृदय में, शूल में, उदर में तथा नाभि में शूल की उत्पत्ति हुई और परिपिंडित वायु का गुल्म हो गया, तो हमें क्या हो गया? गुल्म रोग हो गया। ये क्या है? आपकी संप्राप्ति है। संप्राप्ति घटक देखो, दोष कौन सा है? वात, पित्त और कफ, लेकिन मुख्यतः वात है। दृश्य क्या है? निराश्रय है। स्रोतस क्या है? अन्वय स्रोतस है, महास्रोतस है। अधिष्ठान क्या है? पार्श्व, हृदय, नाभि, बस्ती। स्रोत दृष्टि क्या है? संग तथा विमार्गम। स्वभाव क्या है? चिरकारी। साध्यता, असाध्यता में ये साध्य है। इसके बाद
भेद देखो, आचार्य अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग मत दिए। आचार्य चरक, सुश्रुत और माधवकर के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वात, पित्त, कफ और बाकी सन्निपातज। नेक्स्ट जो उन्होंने लास्ट बताया वो रक्तज बताया है। आचार्य वाग्भट के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातज। वात पित्त द्विदंजज हो गए, मतलब वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ और रक्तज। ठीक है। उसके बाद आपके वाग्भट ने गुल्म के 2 भेद वर्णित किए। कौन कौन से? अंतर गुल्म और बाहर गुल्म। ठीक है। उसके बाद इसके आप पहले पूर्व रूप देखो। उद्गार आधिक्य होता है, मल बंद होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? तृप्ति, बिना भोजन किए हुए भी भोजन किए होने का अनुभव होगा। असमर्थता आएगी आपके, आंत्र कुंजन होगा। ठीक है। उसके बाद आटोप होगा, आदमान होगा, पाचन शक्ति का अभाव होगा। लक्षण क्या है आपके इसमें? सामान्य लक्षण जो नॉर्मल होते, भोजन में अरुचि होगी, मलमूत्र अपान वायु का निष्कासन कठिनता से होगा, आंत्र कुंजन होगा, अनाह होगा, उद्गार होगा। विशिष्ट मतलब आपके उसके अनुसार वातिक गुल्म। तो वातिक गुल्म के निदान क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं। तो वातिक गुल्म के निदान क्या है कि हम रूक्षण पान का सेवन करेंगे, शारीरिक चेष्टाओं को वितम रूप से करना, शोक और वेगावरोध, अभिघात होना, मल का अत्यधिक क्षय और अत्यधिक व्रत, यानी कि उपवास रखने से भी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें हम लक्षण क्या है कि स्थान विकल्प युक्त गुल्म अर्थात चल्म गुल्म, विषम आकृति युक्त गुल्म। ठीक है। सदा एक समान रूजा न होना अर्थात कभी अत्यधिक रूजा और कभी अत्यधिक रूजा ना, मतलब दर्द, वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी ऑफ पेन। ठीक है। मल तथा अपान वायु का अवरोध, मुख तथा गले में शोष, शीत लगकर ज्वर की प्रवृत्ति होना, मतलब फीवर में चिल्स के साथ आएगा। हृदय, कुक्षि, पार्श्व अंश प्रदेश तथा सिर में वेदना होना, भोजन ग्रहण करने में गुल का शमन तथा भोजन के जीर्ण होने पर उपद्रव की वृद्धि होना, कटु तिक्त कषाय तथा रूक्ष अन्न के सेवन से गुल्म की वृद्धि होना। ठीक है। पित्तज गुल्म के लक्षण ये हो गया आपका। पित्तज गुल्म के निदान क्या होंगे? पित्त वाले होंगे। क्या है? उष्ण, विदाही, तीक्ष्ण, कटु, अम्लरस का अत्यधिक सेवन करना, अभिघात और तथा रक्त दृष्टि होना, आम दोष तथा की वृद्धि होना, अग्नि आतप का अत्यधिक सेवन करना, मद्यपान करना और क्रोध होना। फिर पित्तज गुल्म के लक्षण क्या है कि ज्वर होना, भोजन की पक्वावस्था में तीव्र का होना। ठीक है। तीव्र शूल का होना मतलब बहुत तेज पेन का होना जब डाइजेशन हो रहा होगा फूड का, तृष्णा और स्वेदाधिक्य होना। ठीक है। उसके बाद मुख तथा शरीर का रक्तावरण युक्त होना, उदर में दाह आधिक्य होना, व्रण के समान गुल्म का स्पर्श होना, मतलब जब हम स्पर्श करेंगे टेंडरनेस, ओवरलम, जब हम जहाँ पे दबाएंगे तो वहाँ क्या होगा? दर्द उत्पन्न होगा। कफज गुल्म के निदान क्या होगा? गुरु, शीत, स्निग्ध अनपान का अत्यधिक सेवन करना, तृप्तिकारक घृत, दुग्ध का अत्यधिक सेवन करना, दिवा स्वप्न तथा शारीरिक चेष्टाओं का अभाव। लेकिन अब हम बात करें लक्षण की, तो लक्षण क्या है इसके? शीत, ज्वराना, तैमित्य होना, शरीर में शिथिलता, हृदयास, कास, अरुचि, गौरव, शरीर का शीतल होना, गुल्म प्रदेश में अल्प वेदना होना, गुल्म उद्सेदयुक्त होना, कठिन होना। ठीक है। नेक्स्ट है सन्निपातज गुल्म के लक्षण। तो कैसे होंगे? निदान वही होंगे, मिले जुले होंगे। ठीक है। सन्निपातज लक्षण देखो, तीव्र वेदना होगी, अत्यधिक दाह होगा, पत्थर के समान कठिन गुल्म होगा, उन्नत तथा शीघ्र विदाही होगा, दारुण होगा, मन, शरीर तथा अग्नि बल को नष्ट करने वाला होगा। ठीक है। अब क्या है आपका नेक्स्ट है द्विंदज गुल्म के लक्षण। तो दोनों 2 गुल्मों के मिले हुए लक्षण होंगे। ठीक है। रक्तज गुल्म कैसे होगा? रक्तज गुल्म के निदान देखो, रूक्ष आहार विहार का अत्यधिक सेवन करना, ऋतु काल में अनियमित भोजन का बेगावरोध होना, रक्त स्तंभन, आहार विहार या औषध सेवन करना, योनि रोग होना, भय तथा वमन, आम गर्भ का स्त्राव होना। ये किसके लक्षण है आपके? ये लक्षण है आपके रक्तज गुल्म के निदान है। लक्षण क्या है इसके? बस्ती और पिंड के रूप में ही देर से स्तंभन होना, हस्तपाद आदि अंगों को फरकाहट न होना, कभी कभी शूल होना। प्रायः रक्तज गुल्म गर्भ के सभी लक्षणों से युक्त होता है। अंतर्गुल्म के लक्षण क्या है? अंतर्गुल्म और बाहिर्गुल्म किसने बताया था? हमारे वाग्भट ने बताया था। अंतर्गुल्म वो होता है जो बस्ती तथा उदरशूल, हृदय तथा पार्श्व वेदना, अग्निमांद, गात विवरता, बल भ्रंश, मलमूत्र के वेगों की अवरति होना। ठीक है। ये क्या है? अंतर्गुल्म।
अभ्यंतर आश्रित गुल्म अंतर्गुल्म कहलाता है। ठीक है, बाहर अंगों में आश्रित गुल्म बाहर गुल्म कहलाता है। उसके बाद ये होता, इसके लक्षण क्या है? कोष्ठांगों में अल्प वेदना होना, गुल्म प्रदेश में विवर्तता होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्राहा भाग में उन्मत्त गुल्का होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुल्म और साध्यता असाध्यता। ठीक है, उपद्रव, गुल्म व्याधि के उपद्रव का वर्णन शास्त्रों में कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, उपद्रव है ही नहीं। साध्यता और असाध्यता देखो, वातज पित्तज कफज गुल्म साध्य होते हैं, त्रिदोषज गुल्म असाध्य होते हैं। ठीक है, यानी कि सन्निपातज गुल्म कैसा है? असाध्य है। सिराजाल से व्याप्त तथा कचु यानी कि अभिघात से जो हुआ है वो कैसा है? आपका गुल्म असाध्य होता है। दौर्बल्य, अरुचि, हिल्यास, काज, वमन, बेचैनी, ज्वर, तृष्णा, तंद्रा, प्रतिशाया से जो गुल्म उत्पन्न हुआ है वो भी असाध्य है। ज्वर, श्वास, वमन और अतिसार से पीड़ित गुल्म रोगों, तो जो गुल्म दौर्बल्य, अरुचि, हिल्यास, कास, वमन, बेचैनी, ज्वर, तृष्णा, तंद्रा और प्रतिशय्या से हो रहा है वो भी असाध्य है। ज्वर, श्वास, वमन, अतिसार से जो गुल्म हो रहा है वो भी हृदय, नाभि, हाथ तथा पैरों में जो उत्पन्न हो चुका है, शोथ उत्पन्न हो गया है, वो भी असाध्य है। ठीक है, उसके बाद है आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट यानी कि मॉडर्न कोरिलेशन जीआईटी लम्प्स से किया गया है। आधुनिक मतानुसार गुल्म व्याधि को जीआईटी लम्प्स या सिस्ट या लाइपोमा से कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? सिस्ट की अ क्लोज ट्रैक और अ पाउच विद अ डेफिनेट वॉल दैट कंटेन फ्लूइड और सेमी फ्लूइड और सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड अ सिस्ट। इट इज यूजुअली एन एबनॉर्मल एटोलॉजी क्या है? डेवलपमेंट एबनॉर्मलीज, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट, पैरालिटिक इन्फेक्शंस। ठीक है, टाइप क्या है? सम इम्पॉर्टेंस स्टार एडवेंटिशियस टाइप, एलिविलियस सिस्ट, सर्वाइव सिस्ट। नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं मॉडर्न वाले, मतलब एलोपैथी वाले, वो उन्हें सिस्ट को कोई बीमारी नहीं मानते। ठीक है, सिस्ट को क्या करते हैं? ऐसा समझते हैं कि कोई भी फ्लूइड होता है या कोई भी जैसे इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है तो वो कहीं जम जाता है, या लिक्विड का जम जाना है, बहुत स्मॉल अमाउंट में, छोटे छोटे कणों में जम जाना, उसको वो प्रेशर से कभी कभी इसकी सर्जरी करके उसको या फिर दवाइयों के थ्रू उसको पिघला पिघला के निकल देते हैं। ठीक है, तो यही बताया है इसमें भी कि क्लोज ट्रैक और अ पाउच विद अ डेफिनेट वॉल दैट कंटेन फ्लूइड और सेमी फ्लूइड और सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड अ सिस्ट। इट इज यूजुअली एन एबनॉर्मेलिटी, डेवलपमेंटल एनोलॉमीज, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट, पैरालिटिक इन्फेक्शन। टाइप्स क्या है? एडवेंटिशियस, एल्वियोलर, सर्वाइकल, कॉन्जेनाइटल, डेंटल, डोमॉइड, एपिडर्मल, फॉलिकुलर, हाइपोडे और ओवेरियन। जहाँ जहाँ होगा ये वहाँ वहाँ के सिस्ट हो गए। ठीक है, लम्प्स और लाइपोमा क्या होता है? अ फैटी ट्यूमर इज कॉल्ड लाइपोमा और लम्प। इट इज़ अ फ्रिक्वेंटली फाउंड इन मल्टीपल नंबर बट इज नॉट मेटास्टैटिक। टाइप्स क्या है? सिस्टिक लाइपोमा, डिफ्यूज लाइपोमा, नेजल लाइपोमा और ऑसियस लाइपोमा। इतने प्रकार के लाइपोमा हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आ रहा है कि गुल्म में और अबुद्र में क्या अंतर होता है। देखो, गुल्म जो होता है उसकी जो प्रधान दोष है वो वात है, लेकिन अबुद्र का क्या है? कफ है। अभी गुल्म का जो अधिष्ठान है वो कहाँ है? नाभि, हृदय प्रदेश, पार्श्व, उदर, बस्ती, ये है। बट अबुर्द का क्या है? गात्र प्रदेश है। मूल गुल्म में मूल रहित होता है और अबुर्द मूल युक्त होता है। ठीक है, उसके बाद पीड़ा गुल्म में ज़्यादा होती है और अल्प पीड़ा अबुर्द में होती है। पाक अपक्वई तथा आकार में होता है, अपाकी स्थिर होता है अबुर्द में। ठीक है, अपाकी तथा आकार में होता है और अबुर्द अपाकी होता है, स्थिर होता है और गंभीर हो जाता है। ठीक है, आकार में कैसा होता है? गुल्म घुटने बढ़ने वाला एवं चलयुक्त होता है और अबुर्द कैसा होता है? अपाकी विशाल होता है, मतलब बड़े होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुल्म। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, वो ये है कि रक्तगुल्म और गर्भ क्या अंतर होता है। तो स्पंदन रक्तगुल्म में विलंब से होता है लेकिन गर्भ में प्रारंभ से होता है। रक्तगुल्म अंग रहित पिंडित स्वरूप में होता है, गर्भ जो होता है अंग प्रत्यंग युक्त पिंड स्वरूप में होता है। रक्तगुल्म शूल युक्त स्पंदन होता है, गर्भ शूल रहित स्पंदन होता है। रक्तगुल्म अनिश्चित वृद्धिगत है और गर्भ सुनिश्चित आनुवांशिक वृद्धि है। ठीक है, रक्तगुल्म 10 माह बाद भी उपस्थित रह सकता है और गर्भ जो होता है 9 माह बाद गर्भ प्रसव के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया। यहाँ पे आपका गुल्म कंप्लीट हो गया, मॉडर्न भी हो गया है। ठीक है, थैंक यू।